हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से प्राइम बायोलॉजी पर। क्वेश्चन सोल्व करने का सिलसिला जारी था अपना, जिसमें आज अपना तीसरा चरण है। पहले दो चरण में भी अपन ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए थे, साथ ही उनका सॉल्यूशन भी देखा था, उनको कैसे सोल्व किया जाता है। और काफी सारे क्वेश्चन हम देख चुके थे, कुछ क्वेश्चन नए भी देखे थे, कुछ क्वेश्चन पुराने भी देखे थे। अगर आपका उन क्वेश्चन में किसी में भी डाउट बन रहा हो तो आप किसी भी वीडियो के ऊपर कमेंट करके क्वेश्चन से रिलेटेड आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे जब तक कि एग्जाम नहीं आ जाता है। बार बार प्रैक्टिस करने से सारे टॉपिक से जो भी कुछ डाउट बनते हैं वो उभर के आते हैं और अपन डाउट को सोल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन सोल्व करने से हमको पता चलता है कि हमारा कौन से टॉपिक में वीकनेस चल रही है, तो उससे अपन उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम क्वेश्चंस के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मनुष्य के शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से कितनी ऊर्जा मिलती है। भाई हम जो खाना खाते हैं उसमें हमारे खाने के अंदर जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, ये इंक्लूड रहते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं उसके 1 ग्राम क्वांटिटी से, मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जो दहन होता है, जो पाचन करते हैं हम, तो उससे कितनी ऊर्जा हमको मिलती है। तो 1 कैलोरी, 4 कैलोरी, 9 कैलोरी या 11 कैलोरी। तो इसका सही आंसर है 4 कैलोरी, क्योंकि जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है वो दहन होने के बाद हमको 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का कशेरुक सूत्र क्या है। जो मनुष्य का कशेरुक सूत्र है वो इनमें से कौन सा सही रहेगा। कशेरुक सूत्र में हमने यहाँ पर 5 बोन को इंक्लूड किया है। जो कशेरुक दंड होता है उसमें 5 प्रकार की बोन पाई जाती है। एक तो होती है ग्रीवा बोन, जिसको हम इंग्लिश में सर्विकल बोलते हैं। एक होती है वक्षी बोन, जिसको हम इंग्लिश में थोरेसिक बोलते हैं। तो जो फॉर्मूला है ये इनके इंग्लिश वर्ड के फर्स्ट लेटर से शो हो रहा है। जैसे जो ग्रीवा बोन है उसका सर्विकल से सी ले लिया, थोरेसिक का टी ले लिया। इसी प्रकार जो कटी बोन है जिसको इंग्लिश में हम लंबर बोलते हैं उसका एल ले लिया। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब इसमें से सही फॉर्मूला कौन सा है, तो सही फॉर्मूला यहां पर सेलेक्ट करना है। तो जो C7, T12, L5, S5 और C4 ये वाला इसका सही आंसर है, क्योंकि जो पूरी वर्टिब्रल कॉलम में हड्डियां प्रेजेंट है उनमें से सर्विकल बोन की संख्या 7 है और वक्षीय बोन की संख्या 12 है और कटी बोन की संख्या 5 और त्रिक और अनुत्रिक इनकी होती है 5 और 4। बाद में जन्म के बाद ये मर्ज होकर एक एक सिंगल बोन बना लेती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, C7, T12, L5, S5, C4। अगला क्वेश्चन है, कौन से रोग से ग्रसित होने पर व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया, मतलब कि पानी से डर लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर वह ऐसे रोग से ग्रसित होए जिसमें कि उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, तो वह निम्न में से कौन सा ऐसा रोग है जिससे वो ग्रसित हो जाए तो उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, मतलब उसको पानी से डर लगना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लेग, कंठरोहिणी, एस्केरियासिस या रेबीज। तो ऐसा उसके साथ तब होता है जब वह रेबीज से ग्रसित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी के जनक हैं। ईसीजी फुल फॉर्म है इसकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की खोज किसने की थी, इसके जनक किसको बोला जाता है, तो है इन्थोवेन। इन्थोवेन जो साइंटिस्ट हैं इन्थोवेन, इनको ईसीजी के जनक कहते हैं। और जो ये साइंटिस्ट सट्टन, सेकंड ऑप्शन में सट्टन साइंटिस्ट ने ईईजी की डिस्कवरी की थी, ठीक है। बाकी ल्यूहेनॉक और रॉबर्टसन की तो अलग डिस्कवरीज है। तो इसमें फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम इन्थोवेन को बोलेंगे। निम्न में से पेय पदार्थ हैं, पेय मतलब बेवरेज। अब बेवरेज कौन सा है इसमें से, कहवा, कोकोआ, चाय या उपरोक्त सभी। तो कहवा जो है वो एक कॉफी का नाम है, मतलब कॉफी को हिंदी में कहवा बोलते हैं। और कोकोआ जो कॉफी पाउडर आता है कोकोआ के नाम से, जो हम कोल्ड कॉफी वगैरह में डालते हैं, तो ये कोकोआ। और चाय, तो ये तीनों ही पेय या बेवरेज पदार्थ हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही बेवरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्तनधारियों का उत्सर्जी पदार्थ है। स्तनधारी मतलब मेमल्स। अब मेमल्स का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, मेमल्स में हम आते हैं ह्यूमन,
गाय भैंस वगैरह, ये सब ह्यूमन, ये सब मैमल्स कहलाते हैं। तो आप खुद को ले लीजिए कि ह्यूमंस के द्वारा कौन सा पदार्थ एक्सक्रीट किया जा सकता है। इनमें से ग्लूकोज है, अमोनिया है, यूरिया है और लवण है। तो जो एक्सक्रिएटरी मटेरियल होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है ह्यूमन का, या बोल सकते हैं स्तनधारियों का, तो वो होता है यूरिया। यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। बाकी जो ये अमोनिया है, ये जलीय जंतुओं के द्वारा, जैसे फिशेज हैं, उनके द्वारा यह सीक्रेट किया जाता है। और ग्लूकोज और लवण तो सीक्रेट नहीं किया जाता, ये इस सीक्रेटरी मटेरियल में इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। हालांकि ये यूरिन में प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन इनको सीक्रेटरी मटेरियल नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो मेमल्स का, स्तनधारियों का उत्सर्जी पदार्थ हो जाएगा यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, 100 ml ब्लड के अंदर लगभग कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। जो अगर 100 ml ब्लड की क्वांटिटी अपन लें और उसको नापें, उसके अंदर के कंपोनेंट्स को, तो उसमें हमको हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी पूछी है। तो हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट होता है 100 ml ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर। तो आपको पता होगा जो जांच होती है सीबीसी, डेंगू के टाइम होती है, बहुत से टाइम जो सीबीसी जांच करवाई जाती है डॉक्टर के द्वारा, कि सीबीसी जांच, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें एक पैरामीटर इसका भी रहता है, किसका, हीमोग्लोबिन का, कि हीमोग्लोबिन कितना है ब्लड के अंदर। तो उसमें जो क्वांटिटी दी जाती है वो 100/100 ml आंकी जाती है। तो ठीक उसी प्रकार आप वहीं से इस लाइन को मान लीजिए कि 100 ml में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है 100 ml रक्त में। तो ये होता है लगभग 15 ग्राम के आसपास। 30 ग्राम, 20 ग्राम, 5 ग्राम नहीं होता है, इसकी सही क्वांटिटी रहती है 15 ग्राम लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सहारा प्रदान करने हेतु जड़ पाई जाती हैं। जड़ों के अलग अलग कार्य होते हैं, कोई सहारा प्रदान करती हैं, कोई आरोपण के में मदद करती हैं, कोई जनन में मदद कर रही हैं, तो कोई फूड का संग्रहण कर रही है। तो जो गाजर है, गाजर तो जो है खाद्य पदार्थों के संग्रहण करती है। मनी प्लांट ये आरोहण हेतु होती है, और जो डहेलिया है ये जनन हेतु होती है। लेकिन जो गन्ना है, गन्ने की जो रूट्स होती हैं वो इसको सहारा प्रदान करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गन्ना, सहारा प्रदान करने वाली रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग ज्यादा विकसित होता है। मनुष्य में जो मस्तिष्क है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, फिर इनके अंदर भी अलग अलग भाग हैं। तो जो इन तीनों भागों में से कौन सा ज्यादा विकसित होता है, तो होता है अग्र मस्तिष्क, और इसमें से भी स्पेशली सेरेब्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशियों में लगातार संकुचन के पश्चात इनमें बनने वाले लैक्टिक एसिड का लीवर में ग्लूकोज में परिवर्तन किस चक्र द्वारा होता है। मतलब जब भी हम कुछ हार्ड वर्क करते हैं या दौड़ते हैं या कुछ भी हार्ड वर्क कर रहे हैं जिसमें हमको थकान फील होती है, तो जो हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब यह लैक्टिक एसिड पेन कॉज करता है, और इस लैक्टिक एसिड को जो है ब्लड के थ्रू लीवर में ले जाया जाता है, और लीवर में ले जाकर इस लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये परिवर्तन हो रहा है लैक्टिक एसिड का ग्लूकोज में परिवर्तन, तो ये कौन से चक्र के द्वारा होता है, क्रेब्स चक्र, ऑर्निथिन चक्र, कोरी चक्र। तो यह होता है कोरी चक्र के द्वारा। जो पेशियों में लगातार संकुचन होता है जिसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है, और लैक्टिक एसिड को लीवर में ले जाके, यकृत में ले जाके, वहां पर इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये कौन सा साइकिल होता है, कोरी चक्र। बाकी क्रेब्स चक्र, ऑर्निथिन चक्र भी लीवर में चलता है, लेकिन ऐसा प्रोसेस ऑर्निथिन चक्र के अंदर नहीं होता है। ऑर्निथिन में तो अमोनिया को यूरिया में चेंज किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सी वाला। ठीक है, सी इसका सही आंसर है, कोरी चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पादप की पत्ती में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। अब पत्तियों में शिरा विन्यास पढ़ा था हमने पत्तियों वाले लेक्चर में। अगर कोई स्टूडेंट नया है तो प्राइम बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर रीड से संबंधित कोई सा भी टॉपिक कवर कर सकता है। तो हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था कि प्लांट्स के पार्ट और उनके वर्क क्या है पार्ट्स के, तो उनकी संरचनाएं भी देखी थी। तब हमने पत्तियों में शिरा विन्यास पढ़ा था। 2 टाइप का शिरा विन्यास होता है, एक तो जालिकावत शिरा विन्यास, एक समांतर शिरा विन्यास। जालिकावत शिरा विन्यास नाम से पता चल रहा है जालिका रूपी होएगा, और समांतर शिरा विन्यास जो शिराएं होती है वो एक दूसरे के समांतर रहेगी। तो समांतर शिरा विन्यास किसमें पाया जाता है, नीम में, पीपल में, केला में और आम में। किसमें इनमें से, तो इसमें पाया जाता है वो केला में।
केला के पान आपने देखे होंगे, केले के पत्ते देखे होंगे, उनमें जो लकीरें नजर आती हैं जिनको शिरा बोलते हैं, वो सभी एक दूसरे के समांतर होती हैं। बाकी नीम, पीपल, आम, इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, मनुष्य के अंदर वृक्कों के अलावा अन्य उत्सर्जी अंग के रूप में सम्मिलित हैं। जो वृक्क हैं हमारे, किडनी जो हैं, वह एज ए उत्सर्जी अंग की तरह वर्क करती हैं और ब्लड को फिल्ट्रेट करती हैं। तो इसके अलावा भी कुछ सहायक उत्सर्जी अंग होते हैं, अन्य उत्सर्जी अंग होते हैं जो कुछ न कुछ उत्सर्जित करते रहते हैं। तो उन सहायक उत्सर्जी अंगों में या अन्य उत्सर्जी अंगों में इनमें से कौन सा शामिल किया गया है? फेफड़े, त्वचा, यकृत या ये तीनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो यकृत है यह भी उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन करता है और उत्सर्जन कर करके ब्लड के अंदर मिक्स कर देता है, और ब्लड जब किडनी में पहुंचता है तो वहां पर इनको छान लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे त्वचा, त्वचा के ऊपर, हमारी त्वचा के ऊपर जैसे सुबेसियस ग्लैंड और मतलब पसीना ग्रंथियां और ऑयल ग्रंथियां ये पाई जाती हैं। तो जो पसीना ग्रंथियां और ऑयल ग्रंथियां होती हैं, पसीना ग्रंथियां जैसे इनको क्या बोलते हैं? श्वेत ग्रंथि, पसीने का सीक्रेट करेगी। और जो ऑयल ग्रंथि है इसको हम सीबेसियस ग्रंथि बोल सकते हैं, जो सीबम सीक्रेट करेगी। सीबम मतलब मोम या स्टेरॉइड टाइप का पदार्थ होता है, तो इसका सीक्रेशन किया जाता है स्किन के द्वारा। फेफड़े, फेफड़े भी उत्सर्जन की तरह वर्क करते हैं। कैसे? क्योंकि जब जो हम O2 अंदर लेते हैं और CO2 बाहर करते हैं, तो जिस समय हम CO2 बाहर करते हैं उस समय हमारे शरीर का अंदर से कुछ वाटर मोलिक्यूल उस CO2 के साथ मिक्स होकर बाहर निकल आते हैं, तो वहां से वाटर की हानि होती है। CO2 के साथ साथ हमको वाटर की हानि होती है, और पूरे दिन में लगभग 400 ml वाटर हम जो CO2 बाहर निकालते हैं उसके द्वारा अपन उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है, तो ये सभी उत्सर्जी अंग की तरह वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानव की अंश मेखला कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होती है? अंश मेखला, अंश मेखला किसको बोलते हैं? अंश मेखला जो अपनी कंधे वाली बोन है, कंधे वाली बोन जहां से अपने दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, कंधे वाली बोन को अंश मेखला बोलते हैं। और श्रोणी मेखला जहां से पैर जुड़े हुए हैं। तो अब बात हो रही है अंश मेखला की। अब अंश मेखला के अंदर कितनी अस्थियां प्रेजेंट होती हैं, संख्या पूछिए। तो आपको पता होगी अंश मेखला जो है राइट एंड लेफ्ट, अपने पास दो कंधे हैं और दोनों कंधों के अंदर आधा आधा भाग प्रेजेंट है अंश मेखला का, और एक आधे भाग के अंदर अंश मेखला की दो बोन प्रेजेंट होती। कौन कौन सी? कॉलर बोन, जिसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, जो आपके कॉलर के यहाँ पर नजर आती है, और एक होती है स्कैपुला, जो पीछे कंधे वाली बोन। ठीक है, तो एक आधे अंश मेखला के अंदर दो बोन प्रेजेंट होती है, तो पूरे अंश मेखला के अंदर चार बोन प्रेजेंट रहेगी, मतलब दो तो कॉलर बोन और दो स्कैपुला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, मतलब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, C4 चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रथम ग्राही कौन होता है? जो C4 चक्र पढ़े थे हमने प्लांट वाले चैप्टर में, C3 C4 चक्र, वहां पर C4 चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2 इंटर करती है, तो उसका प्रथम ग्राही कौन होता है? तो इसका प्रथम ग्राही इनमें से होता है PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ये PEP इसका प्रथम ग्राही होता है, और फिर बना लेते हैं ये OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ऑप्शन में आपके पास चार चीजें दे रखी, जिसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा PEP। जबकि जो राइबुलोज बिस्फोस्फेट ये नहीं होता, ऑक्जिलो एसिटिक एसिड नहीं, और ग्लूकोज भी नहीं। क्या होता है? PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अगला क्वेश्चन है, दालें निम्न में से किसका उत्तम स्रोत है? आपको इस पूरे लेक्चर में जितने भी टॉपिक हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, उन सभी की क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उन सभी की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, क्योंकि इस वाले लेक्चर में लगभग सभी टॉपिक को कवर किया गया है। सभी टॉपिक के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर इसमें डाले हैं PDF में, तो आपको सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। तो क्वेश्चन है अपना, दालें निम्न में से दालें निम्न में से किसका उत्तम स्रोत है? मतलब दालें जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इसमें से किसका उत्तम स्रोत है? तो जो दालें होती हैं वह प्रोटीन का एक उत्तम स्रोत होती हैं, न कि कार्बोहाइड्रेट, वसा। मतलब कहने का अर्थ है कि प्रोटीन इनसे अच्छा खासा मिलता है हमको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रोरेनिन को रेनिन में कौन बदलता है? डाइजेशन वाले चैप्टर में हमने देखा था कि रेनिन एंजाइम कहां प्रेजेंट होता है? स्टमक के अंदर सीक्रेट होता है। तो रेनिन एंजाइम का जो क्रियाधार है वहीं से हमको ये पता चल रहा है कि अग्नाशयी रस, पित्ताशयी रस जो है ये तो हो ही नहीं सकते।
क्योंकि रेनिन स्टमक वाला हार्मोन है और स्टमक में कौन सीक्रेट होता है, HCl। तो जो प्रो रेनिन एक इनएक्टिव अवस्था होती है रेनिन एंजाइम की, रेनिन एक इनएक्टिव अवस्था में प्रेजेंट रहता है, उस अवस्था को हम बोल रहे हैं प्रोरेनिन। प्रोरेनिन रेनिन में बदलता है किसकी मदद से, HCl की मदद से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा HCl, मतलब आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से भ्रूण अवस्था में हीमोपोएसिस रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। भाई भ्रूण अवस्था में जो लाल अस्थि मज्जा ये हड्डियां तो बनती नहीं है इतनी जल्दी, और ब्लड का निर्माण होना जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन तो वही कैरी करेगा। पहले मंथ में ही हार्ट बन जाता है और धड़कना शुरू हो जाता है, तो ऑक्सीजन की तो डिमांड रहती ही है। तो अब रेड ब्लड कार्पकल्स जो होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, इनका निर्माण कौन करता है उस टाइम, हृदय करता है क्या, या अग्नाशय, या फिर यकृत। तो जो हीमोपोएसिस का प्रोसेस है वह यकृत शो करता है कौन सी अवस्था में, भ्रूण अवस्था में। भ्रूण अवस्था की बात हो रही, ध्यान रखना। बाद में एडल्ट में तो कौन करता है, अस्थि मज्जा, वहां पर बनती है रेड ब्लड कार्पकल्स, लाल रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 18। वह विटामिन जो कोलाजन निर्माण से संबंधित है। कोलाजन फाइबर होते हैं, टिश्यू होते हैं। तो कोलाजन जो टिश्यू होते हैं, कोलाजन फाइबर्स बोल सकते हैं, इनका निर्माण जो है कौन से विटामिन द्वारा होता है, मतलब इनके निर्माण में कौन से विटामिन का एक विशेष योगदान है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी। तो जो कोलाजन है इनका निर्माण विटामिन सी के द्वारा होता है। विटामिन सी कोलाजन निर्माण में हेल्प करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सही है। अब यहाँ पे जोड़े बनाए हैं, मे भी इस टाइप की क्वेश्चन तो अभी तक रीट में पूछे नहीं गए, लेकिन पूछे जा सकते हैं। हमको हर एक क्वेश्चन की तरह प्रिपेयर रहना चाहिए। आपके जो सिलेबस दे रखा है उसमें आखिरी लाइन में नोट में दे रखा है कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो 12th तक हो सकता है, तो कम से कम आपको 12th लेवल तक के क्वेश्चन तो देखने ही पड़ेंगे। कौन सा जोड़ा सही है, पसीना ताप नियंत्रण। पसीना ताप नियंत्रण करता है क्या, लार भोजन का स्वाद ज्ञान, सीबम लैंगिक आकर्षण, और ह्यूमरस पक्षपात की बूंद। कौन सा जोड़ा सही है, तो मेरे ख्याल से इसमें ए सही रहेगा। पसीना जो है वह ताप नियंत्रण करता है, तो बाकी तीन गलत क्यों है, क्योंकि लार भोजन का ज्ञान नहीं करवाती, भोजन का ज्ञान तो टंग करवाती है। ठीक है, और सीबम लैंगिक आकर्षण नहीं करवाता है, ये तो जो सिबेसियस ग्लैंड है उनके द्वारा सीक्रेट होता है एक वैक्स या स्टेरॉइड टाइप का पदार्थ, लैंगिक आकर्षण नहीं करवाता है, ये भी गलत है। और ह्यूमरस पक्षपात की नहीं अग्रपात की बोन होती है, पक्षपात में तो फीमर होती है, तो ये तीन तो गलत है। हमको सही जोड़ा पूछा था, तो पसीना जो कि ताप नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोशिका विभाजन से। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेस फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन दो तरीके से चलता है, मतलब दो स्टेप में चलता है। एक तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, एक अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो जो अर्धसूत्री विभाजन है उसकी जो प्रोफेस फर्स्ट पहली अवस्था है, इसको भी 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। तो उन उप अवस्था में से कौन सी अवस्था में जीन विनिमय क्रॉसिंग और होता है। जब हमने सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें जब हमने देखा था प्रोफेस फर्स्ट अवस्था में 5 इसकी उप अवस्थाएं, तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट और डायकाइनेसिस। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन और डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर 4 दी गई है, इनमें से कौन सी में जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय का मतलब क्या है, जो हमने जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जीन का आदान प्रदान करवाया था, उसी को हम जीन विनिमय बोल रहे हैं, क्रॉसिंग और बोल रहे हैं। तो यह होता है स्थूलपट अवस्था में, या बोल सकते हैं इंग्लिश में पैकाइटीन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किसके इलाज में मल्टी ड्रग थेरेपी का उपयोग किया जाता है। मल्टी ड्रग थेरेपी होती है एक, जिसमें इन में से कौन सी डिजीज के अंदर यह फॉलो की जाती है, मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है। तो ऑप्शन है अपने मियादी बुखार, जिसको टाइफॉइड बोलते हैं इंग्लिश में, टेटनस, निमोनिया या कुष्ठ रोग, लेप्रोसी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है, तो कौन सा सही रहेगा इसमें से, जिसमें कि मल्टी ड्रग थेरेपी के द्वारा उस रोग का उपचार किया जाता है। तो जो लेप्रोसी होता है, कुष्ठ रोग, इसमें मल्टी ड्रग थेरेपी का यूज किया जाता है। सही आंसर रहेगा इसका डी, इसको हैंसन रोग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमेटूरिया
का अर्थ है, हीमेटूरिया का अर्थ क्या होता है? आंतरिक रक्त स्त्राव, रक्त के अंदर कैंसर, या मूत्र में रक्त, या रक्त निर्माण। तो रक्त निर्माण ये नहीं हो सकता, हेमोपोएसिस बोलते हैं इसको। आंतरिक रक्त स्त्राव नहीं, रक्त कैंसर नहीं, तो मूत्र में रक्त, मूत्र के अंदर अगर रक्त ब्लड देखा जाए तो इसको बोलेंगे हीमेटूरिया। हीम जो वर्ड आया है, ये हीम, ये किससे निकल कर आया है? ये ब्लड के संदर्भ में आया है, ठीक है। और यूरिया मतलब यूरिन, मतलब मूत्र, तो मूत्र के अंदर रक्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मूत्र में रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, एक द्वितीयक शुक्राणु जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? शुक्राणु जनन पढ़ा था हमने, ये आपको मैंने लेक्चर में बोला था कि जो 12th की प्लेलिस्ट चल रही है वहां से आपको ये जनन वाला चैप्टर पढ़ना है, वहां अच्छे से इसको समझाया गया है, आपको ये वहां से पढ़ना था। तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो शुक्राणु जनन जब हमने पढ़ा था तो ये एक प्राथमिक सेल से चलता है, स्टार्टिंग में स्पर्मेटोसाइट से चलता है, फिर स्पर्मेटोगोनिया से चलता है, फिर स्पर्मेटोसाइट, प्रथम स्पर्मेटोसाइट, फिर द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, या इसको हिंदी में बोले तो प्रथम शुक्राणु जनन कोशिका, द्वितीयक शुक्राणु जनन कोशिका, फिर स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्म बन रहे थे। तो जो एक द्वितीयक शुक्राणु जनन कोशिका होती है उससे कितने शुक्राणु बनते हैं? तो प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका से तो 4 शुक्राणु बनते हैं, फिर उसके बाद प्राथमिक जो शुक्राणु जनन कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद बनती है दो द्वितीयक शुक्राणु जनन कोशिका, फिर उन दोनों से 2 शुक्राणु बनते हैं। तो एक द्वितीय कोशिका का पूछा है तो सही आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि एक द्वितीय शुक्राणु जनन कोशिका से 2 शुक्राणु बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशेदार पादप का उदाहरण है। रेशेदार फाइब्रस पादप कौन से हैं? कपास, जिससे हमको फाइबर मिलता है, तो कपास, जूट, मूज, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर रहेगा इसका उपरोक्त सभी। कपास और जूट को तो आप अच्छे से जानते होंगे। मूज भी एक टाइप का फाइब्रस प्लांट होता है जिससे कि हम चटाएं या जो फल फ्रूट की जो टोकरियां रहती है वो बनाई जाती हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेडीकार्डिया का मतलब क्या है? ये है सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन लिया गया है। तो ब्रेडीकार्डिया एक टर्मिनोलॉजी बोली जाती है, ये किसके संदर्भ में बोली जाती है? मतलब ब्रेडीकार्डिया का मतलब क्या होता है? तो हृदय स्पंदन दर 90 से अधिक होना ब्रेडीकार्डिया कहलाता है, या फिर हृदय स्पंदन दर 60 से कम होना ब्रेडीकार्डिया कहलाता है, या फिर हृदय की गति का रुकना ब्रेडीकार्डिया कहलाता है। तो जो ब्रेडीकार्डिया है वो हृदय स्पंदन दर 60 से कम हो जाती है तब यूज की जाती है ये टर्म। और एक होती है ट्रेकिकार्डिया, उसको बोलते हैं हृदय स्पंदन दर 90 से अधिक, तो ट्रेकिकार्डिया, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ऐसा हार्मोन जो नर भ्रूण में मादा जनन अंगों के बनने को रोकता है। मतलब जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा रहता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो नर भ्रूण होता है उसमें मादा के जनन अंग बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको प्रिवेंट करना पड़ता है, नहीं तो उस नर भ्रूण में मादा जनन अंग बन जाएंगे। तो इसको एक हार्मोन के द्वारा रोका जाता है और उस हार्मोन को बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो मुलेरियन डक्ट के निर्माण को रोक देती है। मुलेरियन डक्ट आगे जाकर मादा जनन अंग का निर्माण कर लेती है, तो इस मुलेरियन डक्ट के निर्माण को रोकना पड़ता है। तो इसके निर्माण को रोकने वाले हार्मोन को बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से हृदयी पेशियों के बारे में सत्य समूह है। हृदयी पेशियों के बारे में क्या सही है? यह बेलनाकार, शाखित तथा एक केंद्र की होती हैं। बी, यह बेलनाकार, अशाखित तथा बहु केंद्र की होती हैं। और सी, यह बेलनाकार, शाखित तथा बहु केंद्र की होती हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो आपके लिए लेंथी हो गया होगा। इसका सही आंसर है ए, यह बेलनाकार, शाखित तथा एक केंद्र की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस होता है। अग्नाशयी रस कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या उपरोक्त सभी? कभी कभी अम्लीय, कभी कभी क्षारीय और कभी कभी उदासीन।
तो अग्नाशयी रस होता है क्षारीय प्रकृति का, अग्नाशयी रस क्षारीय प्रकृति का होता है। इसकी पीएच 7 से 8 के लगभग रहती है, तो यह 7.5 से ऊपर ही रहती है, मतलब 7 तो उदासीन हो जाएगा, तो 7.5 से 8.5 के लगभग बनी रहती है इसकी पीएच, तो यह क्षारीय होता है, स्लाइटली क्षारीय, स्लाइटली एल्कालाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निषेचन के दौरान एक शुक्राणु का अंडे में प्रवेश के बाद अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को कौन रोकता है? भाई निषेचन जो होता है वो एक शुक्राणु के द्वारा परफॉर्म होता है, शुक्राणु बहुत सारे जाते हैं लेकिन केवल एक ही शुक्राणु इस जो मादा का ओवम होता है उसी को भेद पाता है और फर्टिलाइजेशन डन होता है और जायगोट बनता है। तो बाकी के जो शुक्राणु उनको अंदर प्रवेश करने से कौन रोकता है? अंडाणु झिल्ली रोकती है, शुक्राणु झिल्ली रोकती है, या निषेचन झिल्ली रोकती है? तो यह रोकती है निषेचन झिल्ली। निषेचन झिल्ली कब बनती है? जब जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर पहुंचता है तो कोर्टिकल रिएक्शन होती है और निषेचन झिल्ली बन जाती है, जो कि अन्य शुक्राणु के प्रवेश को प्रिवेंट करती है, रोकती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, निषेचन झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपको पता होगा, यकृत को बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि, ब्रेन के यहाँ प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सुई की नोक की तरह होती है ये। तो पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीनियल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 31, लिपिड संश्लेषण से संबंधित है। यह क्वेश्चन सेल वाले चैप्टर से लिया गया है, जिसमें हमको पूछ रहे हैं कि लिपिड संश्लेषण से संबंधित है। लिपिड का निर्माण होता है कोशिका के अंदर, प्रोटीन का निर्माण भी होता है। प्रोटीन के निर्माण से संबंधित क्या होता है, ये भी बात हम कर लेंगे साथ ही इसी क्वेश्चन के साथ में। फिलहाल क्वेश्चन की बात करते हैं कि लिपिड संश्लेषण से संबंधित कौन सा ऑर्गन है, कौन सा सेल ऑर्गेनल्स ऐसा है जो लिपिड का निर्माण करता है? राइबोसोम करते हैं। आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, या फिर सेंट्रियोसोम। तो लिपिड संश्लेषण करता है एसईआर, स्मूथ अंतःप्रद्रवी जालिका, और जो रफ होती हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका वो प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होती हैं। तो लिपिड संश्लेषण से रिलेटेड एसईआर, तो अपना सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एसईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन श्वसन से लिया गया है। अंतः श्वसन के दौरान ली गई वायु का कुछ भाग श्वसन मार्ग में ही रह जाता है, यह फेफड़ों तक नहीं पहुंचता, इसे डेड स्पेस कहते हैं, और इसका मान क्या होता है? तो डेड स्पेस का मान पूछा गया है हमें, साथ ही हमें यहाँ डेड स्पेस की डेफिनेशन भी पता चल रही है कि डेड स्पेस किसको बोलते हैं, कि जब हम अंतः श्वसन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो उस दौरान सांस अंदर लेने के दौरान ऑक्सीजन का जो वायु जो होती है उसका कुछ भाग श्वसन मार्ग में ही रह जाता है, पूर्णतः वहां कुपिकाओं लंग्स तक नहीं पहुंचता है, तो इसको डेड स्पेस बोलते हैं। क्योंकि ये अपन यूज में नहीं लिया, ये तो रास्ते में रह गया, और जब उधर से रिटर्न एक्सहेलेंट करते हैं अपन बहिर्श्वसन, तो CO2 के साथ वापस बाहर चला जाता है, तो ये तो अपने उपयोग में नहीं आया, तो इसको डेड स्पेस बोलते हैं। अब इसका मान कितना होता है? तो डेड स्पेस का मान होता है लगभग 150 ml, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 150 ml के लगभग। और जो ये 500 ml है, ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन। ठीक है, ज्वारीय आयतन भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको भी ध्यान रखना, 500 ml होता है। रक्त में CO2 की सांद्रता का बढ़ जाना निम्न में से कहलाता है। अगर रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ गई है तो इसको क्या बोलेंगे? तो रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ना, अब 4 टर्मिनोलॉजी दी गई है, हाइपरकेपनिया, हाइपोकेपनिया, हाइपोनोइया या हाइपरनोइया, क्या कहा जाएगा इसमें से? तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वह है हाइपरकेपनिया, मतलब रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ जाना कहलाता है हाइपरकेपनिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन तीनों को क्या बोलते हैं? हाइपोकेपनिया, CO2 की सांद्रता कम, हाइपोनोइया धीमा संवातन, और हाइपरनोइया तेज संवातन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। मनुष्य में वास्तविक पसलियों की संख्या कितनी होती है? पसलियां हमारे अंदर 12 जोड़ी परसेंट होती हैं, जिसमें से हम प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 जोड़ी वास्तविक पसलियां। 12 जोड़ी में से 7 जोड़ी वास्तविक पसलियां कहलाती हैं। तो बाकी की 5 जोड़ी क्या कहलाती हैं? वो फेल्स, छदम या फेल्स पसलियां कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि जो 7वीं जोड़ी के बाद जो जोड़ी नंबर 8, जोड़ी नंबर 9 और जोड़ी नंबर 10, ये तीनों मिलके जोड़ी नंबर 7 की पसलियों से अटैच हो जाती हैं। डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती। जो उरोस्ती है अपनी छाती वाली बोन, इससे नहीं जुड़ती ये पसलियां, ठीक है। और बाकी की जो आखिरी 2 जोड़ी रहती हैं 11th एंड 12th नंबर की, वो भी फ्लोटिंग होती है, यह भी कहीं नहीं जुड़ती। तो वास्तविक पसलियां हम सिर्फ 7 जोड़ी को बोलते हैं। वास्तविक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह आगे आकर उरोस्ती से जुड़ती हैं और पीछे जाकर वर्टिब्रल कॉलम कशेरुक दंड से जुड़ती हैं, इसलिए इनको वास्तविक बोल रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 7 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 35। 1 मिनट में रक्त की लगभग कितनी मात्रा हृदय द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पंप की जाती है? मतलब 1 मिनट के अंदर जो हृदय कितना ब्लड पंप कर देता है और पंप कर करके उस ब्लड को पूरे शरीर में फैलाता है, विभिन्न अंगों को देता है। तो हमको वो मात्रा पूछी गई है। अब वह मात्रा कितनी हो सकती है? 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर या 7 लीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लीटर। 1 मिनट के अंदर हृदय 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है, ठीक है। तो 5 लीटर का सही आंसर हो जाएगा। और अगर हमें पूछे एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जिसका वेट लगभग 70 केजी है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक स्वस्थ मनुष्य जिसका वेट लगभग 70 केजी है, उसके अंदर ब्लड की कितनी मात्रा होगी? तो वह भी होती है 5 लीटर। कहने का अर्थ है 1 मिनट के अंदर शरीर के अंदर प्रेजेंट पूरा ब्लड हार्ट से होकर निकल जाता है। मूत्र की अभिलाक्षणी गंध किस पदार्थ की वजह से होती है? मूत्र की एक अभिलाक्षणी गंध पाई जाती है, आप सभी को पता है मूत्र की गंध आती है। तो यह गंध किस वजह से आती है? ग्लूकोज की वजह से, सुक्रोज, यूरिनोड या यूरोक्रोम? तो जो मूत्र की अभिलाक्षणी गंध है, मतलब पता चल जाता है कि ये गंध तो मूत्र की ही है। तो ये कैसे पता चल रहा है? एक स्पेशल गंध के द्वारा। तो ये अभिलाक्षणी गंध है। और ये अभिलाक्षणी गंध किसकी वजह से आती है? तो यह आती है यूरिनोड की वजह से। और यूरोक्रोम जो है यह उसको कलर देता है। यूरोक्रोम क्या है? रंगा पदार्थ है जो यूरिन को कलर देते हैं, मूत्र को कलर देते हैं। लेकिन उसमें पाया जाने वाला यूरिनोड पदार्थ उसकी अभिलाक्षणी गंध के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सबसे बड़ा और मोटा हृदय कक्ष है। सबसे बड़ा और मोटा हृदय, हृदय में कितने कक्ष हैं? हृदय में 4 कक्ष हैं। 2 तो आलिंद है और 2 निलय हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। तो सबसे बड़ा हृदय कक्ष पूछा है। सबसे बड़ा हृदय कक्ष होता है बायां निलय। 4 कक्ष होते हैं हृदय के अंदर। ये 4 कक्ष बना दिए मैंने। अब इसमें से हमारे पास हो जाता है यहां पर 4 कक्ष बना दिए। एक ये छोटे बड़े बने, लेकिन हम ओरिजिनल वाली बात करेंगे। यहाँ पर बनने में छोटे बड़े बन गए, ठीक है। तो ये तो दोनों ऊपर के आलिंद हो गए, ये दोनों की नीले हो गए। ये वाली साइड तो होती है राइट लेफ्ट साइड, और ये वाली होती है राइट साइड, या हिंदी में कहें तो ये वाला दायां भाग और ये वाला बायां भाग। तो जो बायां निलय होता है, बायां निलय सबसे बड़ा कंपार्टमेंट होता है हृदय का। क्यों? क्योंकि यह पूरे हृदय के अंदर पूरी शरीर के अंदर रक्त प्रवाहित करता है। क्योंकि जो ब्लड होता है वो यहीं से महाधमनी के अंदर जाता है और महाधमनी से पूरे शरीर में फैलता है। तो यह कंपार्टमेंट इन तीनों की कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है और इसकी दीवारें भी मोटी होती हैं। तो बायां नीले इसका सही जवाब। और इसका मूत्र की अभिलाक्षणी गंध वाले का सही जवाब इसका यूरिनोड था। ये मैं यहाँ पर टिक कर देता हूं, सी ऑप्शन सही रहेगा, यूरिनोड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। एक व्यक्ति के केशिका गुच्छ में सूजन है। केशिका गुच्छ, ये जो उत्सर्जन वाला चैप्टर पढ़ा था हमने, उसमें ग्लोमेरुलस पाया जाता है बोमन संपुट के अंदर, केशिकाओं का गुच्छ जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब इस केशिका गुच्छ में सूजन आ गई है।
ये केशिका गुच्छ ही तो मूत्र से अशुद्धियों को छान के कलेक्टिंग डक्ट और देन यूरेटर और इनमें भेज देता है, मूत्र वाहिका से बाहर निकल जाता है। तो जो केशिका गुच्छ पाया जाता है नेफ्रॉन के अंदर, इसमें सूजन हो गई है उस व्यक्ति के अंदर। अब इस टर्म को क्या बोलेंगे? यूरेमिया बोलेंगे, रीनल फेलियर या नेफ्राइटिस? तो इसको बोलेंगे नेफ्राइटिस। क्या बोलेंगे? नेफ्राइटिस। सही जवाब सी, सी इसका सही जवाब। रक्तदाब किसकी सहायता से नापा जाता है? रक्तदाब नापने वाले मीटर का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो यह नापा जाता है स्फिग्मोमेनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है। स्टेटोस्कोप से तो नब्ज वगैरह देखी जाती है, ठीक है, लेकिन रक्तदाब स्फिग्मोमेनोमीटर से नापा जाता है। ठीक है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये तो ईसीजी की बात हो रही है, तो ये तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस रोग के बचाव में ह्यूमन डिप्लॉइड सेल कल्चर वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? एक वैक्सीन है ह्यूमन डिप्लॉइड सेल कल्चर वैक्सीन। इसका उपयोग कौन से रोग के दौरान किया जाता है? चिकनगुनिया, अमीबी पेचिस, रेबीज या स्वाइन फ्लू? तो रेबीज में इसका उपयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है गेहूं, चावल, मूंगफली? तो मूंगफली जो होती है वह प्रोटीन का प्रचुर स्रोत होती है, जबकि गेहूं और चावल जो है, गेहूं कार्बोहाइड्रेट और चावल स्टार्च के प्रचुर स्रोत होते हैं। हमको पूछा है प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत, तो वह होती है मूंगफली। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं आलिन तथा दाएं नीले के मध्य पाया जाने वाला कपाट है। तो आलिन और नीले के बीच में कपाट पाए जाते हैं, लेकिन हमको पूछा है दाएं साइड वाले, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं त्रिवलनीय कपाट। और जो बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में पाया जाता है द्विवलनीय कपाट। कौन सा? द्विवलनीय कपाट, जिसको मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। और अर्धचंद्राकार कपाट तो जैसे महाधमनी निकलती है वहां पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन व चारे का मुख्य स्रोत है। अब जो ऑप्शन है उनमें से ऐसा स्रोत चुनना है जो भोजन और चारे का मुख्य स्रोत है। कवक? नहीं। शैवाल? भोजन और चारे का नहीं। कपास? नहीं। धान? हाँ, धान जो है, धान से मतलब है धान्य, धान्य है, क्रिपेल्स, मतलब जो धान्य फसलें हैं, बोल सकते हैं अनाज, उसके रेफरेंस में बोला गया है दान। ठीक है। तो इससे हमें भोजन भी मिलता है, जैसे हमें गेहूं मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं, और इससे हमको चारा भी मिल जाता है पशु पक्षियों के लिए। ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से किसमें अलैंगिक जनन खंडन या बोलते हैं टुकड़े, टुकड़े जिसमें होते हैं, अलैंगिक जनन में एनिमल के टुकड़े होते हैं, खंडन हो जाता है, या इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसमें अलैंगिक जनन खंडन द्वारा होता है, टुकड़े द्वारा होता है, या बोल सकते हैं फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है? तो कौन है वो? प्लेनेरिया, स्पंज, दोनों, या मधुमक्खी? मधुमक्खी तो हो ही नहीं सकती, मधुमक्खी का खंडन हो जाएगा तो मर जाएगी। तो प्लेनेरिया और स्पंज में से, तो दोनों में ऐसा होता है। बॉडी के फ्रेगमेंट हो जाते हैं, बॉडी का, इनकी जो सेल्स होती है टोटिपोटेंसी पाई जाती है। अगर टोटिपोटेंसी मतलब एक सही क्वांटिटी में इनके टुकड़े किए जाए, बिल्कुल ऐसा भी नहीं बिल्कुल छोटे 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 कर दिए, एक नॉर्मल क्वांटिटी में जैसा कि इनके टुकड़े किए जाते हैं 4-5, तो हर एक टुकड़े से नया स्पंज या प्लेनेरिया के टुकड़े करेंगे 2-3, तो हर एक टुकड़े से प्लेनेरिया बन जाएगा। ठीक है। तो इनमें यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, और इसका मेथड क्या है, मतलब इसका मोड क्या है? फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े होना। ठीक है। अलैंगिक जनन के और भी मोड होते हैं, जैसे फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक वर्षीय पौधा नहीं है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट बनता है। तो निम्न में से एक वर्षीय पौधा नहीं है। सरसों, ज्वार, बाजरा, गाजर। सरसों एक वर्षीय है, ज्वार एक वर्षीय, बाजरा भी एक वर्षीय। जो गाजर है ये एक वर्षीय नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि गाजर तो एक वर्षीय और भी 4 महीने में आ जाती है। तो इनको एक वर्षीय इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इनकी लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल जो होती है इनकी, वह यह पूरे 2 साल के अंदर पूरी करते हैं। यह द्विवर्षीय होते हैं। कौन कौन से? गाजर, प्याज, पत्ता गोभी। तो
तो इनकी लाइफ साइकिल 2 वर्ष में पूरी होती है। कहने का अर्थ है अगर इनको जमीन से नहीं उखाड़े गाजर को, हम प्याज को, तो यह वहां पर सर्वाइव करेंगे और इनकी लाइफ साइकिल पूरी करेंगे। इनमें वहां पर बीजाणु बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, मतलब सीड बनेंगे इनके, और फिर ये पूरा प्रोसेस जो चलता है इसमें लगभग 1.5 साल या 2 साल तक का समय लग जाता है, मतलब 1 साल से पार हो जाता है। तो हम इनको द्विवर्षीय प्लांट बोलते हैं। कौन कौन? गाजर, प्याज, पत्ता गोभी। तो स्पेशली इन तीनों का एग्जाम्पल ध्यान रखना है, इनको द्विवर्षीय बोलते हैं। बाकी ये सरसों, ज्वार, बाजरा 1 वर्षीय है। तो हमारा क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा 1 वर्षीय नहीं है? तो गाजर 1 वर्षीय नहीं है, ये तो द्विवर्षीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 से 16 ब्लास्टोमियर, जनन से लिया गया क्वेश्चन। 8 से 16 ब्लास्टोमियर युक्त भ्रूण क्या कहलाता है? जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है तो उसके बाद आगे डेवलपमेंट होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला और फोइटस बनता है। तो जो सेल्स की कंडीशन पाई जाती है 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाली, उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को, उस स्टेज को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मोरुला। 8 से 16 ब्लास्टोमियर या 16 सेल वाली स्ट्रक्चर जो कि सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको मोरुला बोलते हैं। ब्लास्टुला तो नहीं होती है, तो खोखली होती है। और गेस्टुला में तो गेस्टुलेशन स्टार्ट हो जाता है, इसमें 3 जर्म लेयर बन जाती है। हमको पूछा है सिर्फ 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाली, गेस्टुला तक तो सेल्स की संख्या बढ़ जाती है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मोरुला। समोद्भिद पादप का सही उदाहरण है। समोद्भिद पादप किसे कहते हैं उसका सही उदाहरण पूछा है यहाँ पर। तो बांस, लाइकेन, डंडाथोर, नागपनी कौन सा समोद्भिद पादप है? जो बांस है यह समोद्भिद पादप होता है, जबकि जो लाइकेन है यह शीत आवासी होता है, शीत आवास में पाया जाना। और जो डंडातोर और नागपनी यह शुष्क आवासी होते हैं, मतलब मरुद्भिद होते हैं। लेकिन समोद्भिद कौन होता है? बांस। तो सही आंसर हो जाएगा बांस। जैसे समोद्भिद कौन होता है? नीम भी होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन दिए गए, कथन वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि इसमें डायरेक्ट ऑप्शन, डायरेक्ट आंसर सेलेक्ट करो वाले क्वेश्चन रहते हैं, मतलब कथन वाले नहीं रहते हैं, बस नॉर्मल डायरेक्ट आंसर चुनना रहता है उनको। लेकिन कथन वाले भी पूछे जा सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस पूरी पीडीएफ में, 1 या 2 ही है कथन वाले क्वेश्चन। देख रहे हैं हम कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। सभी जंतुओं के भोजन का स्रोत पेड़ पौधे होते हैं, क्या ये कथन सही है? सभी जंतु जो है वो सभी पेड़ पौधे पे आश्रित हैं? नहीं, ये कथन गलत है। सभी जंतुओं के भोजन का स्रोत जंतु हैं, क्या सभी जंतु दूसरे जंतुओं पे निर्भर है, उन्हीं को खाते हैं? नहीं, ये कथन भी गलत है। तो कथन कौन सा सही है? 4th नंबर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या है? कुछ जंतु पादप एवं जंतु दोनों से अपना भोजन लेते हैं। मतलब कुछ जंतु जो होते हैं, जैसे हम पादप पे भी निर्भर है, गाजर टमाटर खाते हैं, और अनाज खा रहे हैं, हम पादप पर निर्भर है, और जंतुओं पर भी निर्भर है, हम अंडा, मांस, मछली खाते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों जो होते हैं वो दोनों प्रकार का भोजन यूज करते हैं। मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। और ऐसे ऐसे एनिमल क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। हम सर्वाहारी होते हैं। तो कुछ जंतु पादप एवं जंतु दोनों से अपना भोजन लेते हैं, यही सही कथन है। बाकी के ऊपर के 2 कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में डीएनए की प्रतिकृति अर्थात डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है? सेल साइकिल, सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ा था हमने, ठीक है, उसमें सेल साइकिल देखा था हमने, एक राउंड राउंड सर्कल बनाया था सेल साइकिल ऐसे। फिर इसमें हमने इसके भाग किए थे ऐसे कि जैसे ये एम फेस, ये वाली एम फेस हो गई, ये एम फेस, ये वाली जीवन फेस हो गई इधर, और ये वाली बीच में जी एस, ये वाली जीवन फेस हो गई, ये जीवन फेस और ये G2 मान लेना आप, ठीक है। और ये हो जाएगी एस फेस। ऐसे हमने सेल साइकिल देखा था। अब इसकी कौन सी अवस्था में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, मतलब डीएनए प्रतिकृति हो जाती है? तो ये होती है एस अवस्था में। इसका नाम है सिंथेसिस अवस्था। सिंथेसिस मतलब डीएनए सिंथेसिस होता है यहाँ पर, डीएनए की यहाँ पर प्रतिकृति होती है, डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, ठीक है। G1 और G2 में तो क्या होता है, अलग ही सेल ऑर्गेनेल्स की मात्रा बढ़ती है, और जो एम अवस्था होती है इसमें तो सेल डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शुक्राणु के शीर्ष भाग का आकार कैसा होता है?
गोलाकार होता है, सर्पिलाकार होता है, चमचाकार होता है या भालाकार होता है। तो मनुष्य का जो शुक्राणु होता है उसका जो शीर्ष भाग होता है उसका आकार होता है चमचाकार। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमचाकार। क्वेश्चन नंबर 51। एक ग्लूकोज के अणु की रचना के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है? जो रिएक्शंस चलती हैं प्लांट के अंदर जिसमें वह CO2 और H2O का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, उसमें एक ग्लूकोज के निर्माण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा की जरूरत होती है? तो वह होती है 6। उस रिएक्शन में हमने इस 6 से बैलेंस किया था CO2 को। CO2 के 6 अणु मिलके जो है और H2O के 6 अणु मिलकर, ये दोनों मिलकर हमको क्या दे रहे थे? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल? 1। तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, 1 अणु ग्लूकोज की रचना के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा? 6 अणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का श्वसन गुणांक कितना होता है? श्वसन गुणांक की बात की थी हमने पादप श्वसन के दौरान। तो प्रोटीन का श्वसन गुणांक कितना होता है? लगभग 0.9 या 4 या अनंत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटीन का श्वसन गुणांक होता है लगभग 0.9। 4 नहीं होता। 4 तो किसका होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। और ये अनंत किसका होता है? ये कार्बोहाइड्रेट का होता है जब एनारोबिक ऑक्सीडेशन के दौरान। ठीक है, तो सही जवाब इसका तो क्या हो जाएगा? लगभग 0.9 प्रोटीन का श्वसन गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 और आखिरी क्वेश्चन, रंध्र स्टोमेटा की रक्षक कोशिका का सिकुड़ जाना किस बात को इंगित करता है? स्टोमेटा में गार्ड सेल पाई जाती हैं, दो, एक दोनों तरफ, जिसको रक्षक कोशिका बोल रहे हैं हिंदी में हम। तो रंध्र जो होते हैं, रंध्र की रक्षक कोशिका अगर सिकुड़ जाए तो इसका क्या मतलब निकलता है? रंध्र का खुलना, रंध्र का बंद हो जाना या रंध्र का खराब हो जाना? तो इसका मतलब निकलता है रंध्र का बंद होना। स्टोमेटा की जो गार्ड सेल होती है, रक्षक कोशिका, अगर सिकुड़ जाए तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और अगर फूल जाए तो स्टोमेटा खुल जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें सिकुड़ने के संदर्भ में कि रक्षक कोशिका सिकुड़ चुकी हैं, तो सही जवाब रंध्र का बंद होना, न कि खुलना या फिर खराब होना। तो ये हो गया आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर दोबारा से नई वैरायटी के और नए क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप बने रहिए प्राइम बायोलॉजी के साथ। प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर हम करवाते रहेंगे और जब तक एग्जाम नहीं आ जाता हम ऐसे ही ये जो हमारा सीरीज चल रही है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये चलती रहेगी और नए क्वेश्चन आपको सोल्व करने को मिलते रहेंगे। आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होती जाएगी।